नमस्कार, स्वागत है आपका चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभय गुप्ता और मैं आपके साथ रोज किसी न किसी जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे पर डिस्कशन करता हूं। चलिए, आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं। वो टॉपिक है ट्रंप की अजब गजब विदेश नीति। ये टॉपिक का मैंने नाम रखा है, इसके पीछे कुछ रीजन है। इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से मैं ट्रंप की इस विदेश नीति के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ट्रंप ने आज जियोपॉलिटिक्स को एक सर्कस पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये मैं और आप बहुत अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्रंप के द्वारा ये विदेश नीति का मुख्य आधार क्या बनाया गया है। मैं और आप ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हाल में ही जो ट्रंप के द्वारा निर्णय लिए गए हैं उसे विश्व के देश कैसे देखते हैं, क्या विश्व के देशों का नजरिया है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को, इस क्लास को शुरू करते हैं और पहला टॉपिक समझते हैं। और टॉपिक को आपको मैंने बता दिया है, ट्रंप की अजब गजब विदेश नीति। आपको पता होना चाहिए। देखिए, ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तो आपको पता होना चाहिए उस समय इन्होंने एक बड़ा फेमस स्लोगन दिया था, जिस स्लोगन के दम पर ये जीत कर आए। वो स्लोगन था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या वी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इन्होंने कहा कि हम अमेरिका को महान बनाएंगे। लेकिन उस महान बनाने के चक्कर में इनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों से लगता तो नहीं है कि ये अमेरिका को महान बनाने की कोशिश कर रहे हैं या अमेरिका को महान बनाना चाहते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कैसे। सबसे पहले देखते हैं ट्रंप बनाम इजराइल। ध्यान से सुनिएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो अमेरिका है उसे काफी ज्यादा समर्थन होता है किसका? इजराइल का, या इजराइल को अमेरिका बहुत ज्यादा समर्थन देता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि इजराइल और अमेरिका के बीच में एक खासा तनाव देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या था? आपको पता होना चाहिए कि हाल में ही ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर गए और जब वो सऊदी अरब के दौरे पर गए तो वहां पर वो उनकी मुलाकात सीरिया के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनसे की, उनसे मुलाकात हुई। टर्की के उनसे मुलाकात हुई, नेताओं से मुलाकात हुई और सऊदी अरेबिया तथा टर्की के प्रभाव में आकर सीरिया पर लगे हुए प्रतिबंधों को इन्होंने हटा दिया। साथ ही सीरिया की जो तख्ता पलट गवर्नमेंट है उसको इन्होंने मान्यता दे दी। ऐसे में इजराइल का कहना है कि अगर ये सीरिया फिर दोबारा से क्या करेगा, फिर दोबारा से इराक, ईरान, सीरिया मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे, जिससे कि इजराइल को फिर परेशान करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ट्रंप से खुश नहीं हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ट्रंप की जिस तरह से अरब देशों से नजदीकियां बढ़ रही हैं उससे बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं अरब इजराइल के बीच में एक जो तनाव था वो अमेरिका की वजह से हो सकता है और ज्यादा बढ़े, और ज्यादा ये तनाव बढ़ता चला जाए और इसका खामियाजा अमेरिका और इजराइल दोनों के बीच में विवाद के कारण ना देखना पड़े। तो आजकल ट्रंप बनाम इजराइल जो देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप पर आरोप लग रहा है कि ट्रंप इजराइल को इग्नोर करके अरब देशों को ज्यादा फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह हाल में ही देखने को मिला है। अब देखिए यहां पे, अब बात आती है सीरिया एंड ईरान के केस में। सबसे पहले मैं और आप बात करते हैं ईरान। देखिए, ईरान के जो लीडर हैं, रिलीजियस लीडर हैं खामेनी। आपको पता होना चाहिए कि ईरान पिछले कुछ दिनों से अपने यहां पर क्या बनाना चाहता है? न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है। लेकिन न्यूक्लियर पावर बनने के लिए ईरान बहुत कोशिश कर रहा है और कई सारी कोशिशों में लगा हुआ है और उसकी कोशिश नहीं हो पा रही है। अब हुआ क्या है, 2015 में बराक ओबामा जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उस समय ईरान और अमेरिका के बीच में एक न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसमें यह वायदा किया था ईरान ने कि वह अपने यहां पर न्यूक्लियर डेवलपमेंट नहीं करेगा, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। लेकिन जब ट्रंप राष्ट्रपति बने 2018 में इस डील को समाप्त कर दिया गया। अब फिर से नेगोशिएशन में लगे हुए हैं ट्रंप के, दोबारा से ईरान के साथ नेगोशिएशन किया जाए और एक न्यूक्लियर डील की जाए जिससे कि यहां पर न्यूक्लियर वेपन्स ना बने। लेकिन हो क्या रहा है, अब ईरान काफी ज्यादा अग्रेसिव है। ईरान अमेरिका को मानने को तैयार नहीं है और ईरान पिछले काफी दिनों से लगातार ऐसा बता रहे हैं कि वो सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने पर जोर दे रहा है। अगर ऐसे में मान के चलिए सीक्रेटली अगर उसने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए तो इस पूरे क्षेत्र में, अरब वाले क्षेत्र में शक्ति संतुलन का आधार एक नया हो जाएगा। डेटरेंस की सिचुएशन एक नई हो जाएगी, जो कि इराक वहां पर एक दमखम वाला देश बन जाएगा, साथ ही इजराइल के लिए खतरा बन सकता है। तो ऐसे में ट्रंप कोशिश में तो लगे हुए हैं, लेकिन अभी ये कोशिश पूर्ण होती नजर नहीं आ रही है। और अब तो ईरान ने भी अमेरिका को सीरियस लेना बंद कर दिया है। ऐसा लगता है कि अब
अमेरिका को ईरान बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा है और वो आए दिन कुछ ना कुछ वेपन्स टेस्ट करने लगा है। यहां तक कि अब एक और खबर आ रही है कि ईरान के द्वारा अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बना ली गई है, जिसमें अंडरग्राउंड उन्होंने बहुत सारे मिसाइल्स को डेवलप किया है, जो आने वाले समय में अगर ईरान और इजराइल तनाव बढ़ता है तो काफी ज्यादा संघर्ष वाला ये तनाव हो सकता है, ये भी देखने को मिल रहा है। तो इससे पता लगता है कि अब ट्रंप को ईरान ने बिल्कुल भी सीरियस लेना बंद कर दिया है, अब ईरान इनको सीरियस नहीं ले रहा है, ऐसा आजकल देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है यहां पे। अब बात आती है सीरिया की। मैंने अभी आपके साथ सीरिया को लेकर डिस्कस किया, समझाने की मैंने कोशिश की कि किस तरह से सीरिया के मामले में ट्रंप का रोल देखने को मिल रहा है। अब देखिए, अब यहां पे क्या है, बात आती है किसकी? अब बात आती है यूक्रेन की। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यूक्रेन, आपको पता होना चाहिए यूक्रेन और रसिया के युद्ध का मुख्य कारण क्या है। तो यूक्रेन और रसिया के युद्ध का मुख्य कारण है कि यूक्रेन मेंबर बनना चाहता था नाटो का। शुरुआत में अमेरिका ने समर्थन किया, जब बाइडेन थे समर्थन किया, यूरोप के देशों का समर्थन किया, लेकिन रसिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने, क्योंकि उसको डर है कि अगर नाटो का मेंबर यूक्रेन बनता है तो रसिया की सुरक्षा प्रभावित होगी, इसलिए उसने ऐसा रोक लगाने की बात की और इन दोनों के बीच में पिछले 3 सालों से युद्ध चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जब अमेरिका में इलेक्शन चल रहे थे उस समय ट्रंप के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा, राष्ट्रपति बनने के बाद मेरा पहला काम होगा रसिया यूक्रेन वॉर को कम करवाना या समाप्त करवाना। लेकिन अभी तक आपने देखा होगा न रसिया यूक्रेन के बीच में कोई बातचीत हुई है और ना ही ये युद्ध ऐसा लग रहा है बंद होने की कगार पे, मेरे को तो नहीं लगता। ट्रंप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन रसिया मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप के ऊपर तो आरोप ये भी लगते हैं कि ट्रंप रसिया के राष्ट्रपति के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, एक तरीके से रसिया के फुल टाइम स्पाई हैं, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन फिर भी ट्रंप ने इसे मानने से साफ मना कर दिया है। आप कह सकते हो अभी हाल में ही एक बड़ा अटैक रसिया के द्वारा यूक्रेन पे किया गया था, जो अब तक का सबसे बड़ा अटैक था, जिसमें 300 से ज्यादा ड्रोन, 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई, जिसके कॉन्टेक्स्ट में ट्रंप के द्वारा कहा गया कि पुतिन क्रेजी हो गए हैं और बड़ी लेवल पर वो लोगों को मार रहे हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि अब देखने को नहीं मिलता। अब देखिए, यूक्रेन से शांति कराने के लिए उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को बहुत बुरा भला कहा, अपने यूरोपियन पार्टनर्स के साथ नेगोशिएशन करवाने की बात की, लेकिन हुआ क्या, परिणाम कुछ भी नहीं निकला। और यहां पर भी ट्रंप एक फेलियर की सिचुएशन में नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप की विदेश नीति यहां पर भी फेल हो गई है, यानी कि पुतिन रेडी टू एंड यूक्रेन वॉर बट वांट टू नो एक्सपेंशन रिटर्न प्लीज द फ्रॉम द नाटो। अब वो कहते हैं कि वो वॉर के लिए रोकने के लिए तैयार हैं पुतिन, लेकिन बात वही है कि नाटो को एक्सपेंड नहीं करना है, नाटो को आगे नहीं बढ़ाना है। लेकिन यहां पर भी बता देता हूं, ऐसा लगता है कि नेगोशिएशन ट्रंप की यहां पर भी फेल हो गई है, ट्रंप यहां पर भी फेल हो गए। अब देखो अगला टॉपिक क्या है, ट्रंप वांट टू वन स्टॉप शॉपिंग डील विद साउथ कोरिया। अब ध्यान से सुनना, साउथ कोरिया और जापान अमेरिका के बहुत अच्छे अलाई हैं, ये नाटो प्लस के मेंबर भी हैं, और अमेरिका इनको काफी समय से क्या दे रहा था, एक सपोर्ट भी दे रहा था, मिलिट्री सपोर्ट भी दे रहा था, क्योंकि इन देशों को सबसे ज्यादा थ्रेट है चाइना से। लेकिन अब क्या हुआ है, हाल में ट्रंप के द्वारा यह मांग की गई है कि जापान और साउथ कोरिया जितने भी अमेरिकन ट्रुप इनके रीजन में रह रहे हैं उनकी खर्चे की भरपाई कौन करेगा, अब साउथ कोरिया और जापान करेंगे। उनका कहना है कि हमें इनसे देशों से लेना नहीं देना नहीं है, हमें तो अमेरिका पर फोकस करना चाहिए। इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि चाइना का दबाव कहीं ना कहीं ट्रंप पर है, इस वजह से वो जापान और साउथ कोरिया से भी निकलना चाहते हैं। जैसे अफगानिस्तान से भागे सारा सामान समेटकर, ऐसा लगता है कि जापान और साउथ कोरिया से भी अब ये बाहर निकलना चाहते हैं या बाहर आना चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है, और यहां पर भी लग रहा है कि ट्रंप यहां पर भी कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी मुद्दा है यहां पे। अब एक और चीज देखिए, यहां पर क्या है, पोस्ट यूएस चाइना 90 डेज ट्रेड डील स्ट्रेटजी फॉर इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। अब ध्यान से सुनो, अब एक तरफ चाइना अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद सुपर पावर का क्या रूप देखने को मिला है, वो रूप देखने को मिला है टैरिफ। आए दिन किसी ना किसी देश पर टैरिफ लगाने की बात की जाती है, खास करके इंडिया और चाइना पर। लेकिन क्या ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ का चीन पर असर हुआ? तो आंसर है जी नहीं, चीन पर असर नहीं हुआ।
उल्टा चीन ने इसको मानने की वजह उल्टे उनके ऊपर टैरिफ इंपोज कर दिए, जिससे हुआ क्या, एक टैरिफ वॉर इन दोनों देशों के बीच में चलने लगा। इसके अलावा इन्होंने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए, तो इंडिया ने भी लौट के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात की, और इससे क्या हुआ, इन्होंने अपने देश में ये कहा कि इंडिया के थ्रू जो लगाए जाने वाले टैरिफ हैं वो अमेरिका की सिक्योरिटी के खिलाफ हैं, अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। यानी कि आप टैरिफ लगाओ तो वो आपकी इकोनॉमिक नीति, और कोई दूसरा टैरिफ पलट के लगाए तो वो आपकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस टॉपिक पर भी लगता है कि ट्रंप की नीतियां सिर्फ हवाई है, और आजकल देखने को भी ऐसा मिल रहा है। लग ही नहीं रहा है कि ट्रंप एक नेता की तरह काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप एक पॉलिटिशियन से ज्यादा एक बिजनेसमैन की तरह सोच रहे हैं, और उसी बिजनेसमैन का मेन मोटो क्या है, सिर्फ अमेरिकन लाभ, अमेरिकन लाभ, अमेरिकन लाभ, बाकी देश भाड़ में जाए, बाकी देशों का से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, और इसी नीति पर ट्रंप चल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, एक अच्छा खासा अमेरिका की जो छवि थी, जो नेता वाली छवि थी, अब धीरे धीरे वो डाउन होती लगातार नजर आ रही है। एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता होना चाहिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई, और इस कार्रवाई में पाकिस्तान को सिर्फ 2-3 दिनों में ही घुटने पर टेक दिया गया, तो उसके बाद ट्रंप का ट्वीट आता है कि मैंने नेगोशिएशन करवा दिया। 2-3 दिन बाद उन्होंने कहा कि मेरा इस नेगोशिएशन में कोई रोल नहीं था। अब आप देखिए, आप अपनी ही बातों पर नहीं टिक रहे हो। कहीं ना कहीं आपने पहले बोला कि मैंने नेगोशिएशन करवा दिया, फिर कहा कि आपने नेगोशिएशन नहीं करवाया, मेरा नेगोशिएशन से कोई मतलब नहीं था। दोनों देश आपस में आए, पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई, अच्छा भी था, लेकिन आपको एटलीस्ट ये बातें मजाक के अंदाज में नहीं की जाती है। आप एक विश्व पटल के नेता हैं, और आपके द्वारा अगर ऐसी बातें की जाती है तो आपको फिर देश सीरियस लेना बंद कर देंगे, और यही आजकल हो रहा है। ना आपको ईरान सीरियस ले रहा है, ना आपको रसिया सीरियस ले रहा है, ना कोई अन्य देश सीरियस ले रहा है, वो है आपकी नीतियां, और ऐसा ही कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो ये आपको शायद नहीं करना चाहिए। अगला देखिए जरा, Who are the US lobbies close to Trump hired by the India Pakistan amid to the tension? ये अलग मुद्दा है। अब देखिए, अगला है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मजाक। अगले टॉपिक पर हम बात करते हैं। ट्रंप के द्वारा कभी भी किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सीरियस नहीं लिया गया है। वो आए दिन यूएनओ की आलोचना करते हैं, वो यूएनओ जिसका निर्माण के में अमेरिका का ही महत्वपूर्ण रोल था, उस यूएनओ की मजाक उड़ाते हुए ट्रंप कहते हैं कि यूएनओ क्या है, एक प्लेस है जहां पर वर्ल्ड के लीडर आते हैं, गप्पे मारते हैं और चले जाते हैं। ये कोई मतलब का नहीं है, कोई मतलब का नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। WTO का भी मजाक उड़ाते हैं, WHO का भी मजाक उड़ाते हैं, इवन नाटो का भी उन्होंने मजाक उड़ाया है। नाटो के बारे में भी वो कई बार कह चुके हैं कि इस पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का पैसा खर्च हो रहा है, अमेरिका का इकोनॉमी लॉस हो रहा है, जबकि नाटो से अमेरिका को कोई फायदा नहीं है, इसलिए नाटो को भी बंद कर देना चाहिए। अब आप सोच के देख सकते हो, जो संगठन अमेरिका के द्वारा बनाए गए थे, उन संगठनों को लेकर अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की क्या सोच है। इससे क्या लगता है, इसी से लगता है कि अब ट्रंप की विदेश नीति नहीं, अजब गजब विदेश नीति है, और उन्होंने जियो पॉलिटिक्स को एक सर्कस पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि एक सोचने वाला मुद्दा है कि आने वाले समय में क्या अमेरिका अपनी विश्व शक्ति की पोजीशन को रिटेन कर पाएगा, या फिर इससे विश्व शक्ति का जो टाइटल है वो छिन जाएगा, और फिर बाकी देश इसे अलग थलग करना शुरू कर देंगे। ये एक बड़ा मुद्दा है, और ऐसा ही कहीं ना कहीं ट्रंप करते जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि अब उनकी विदेश नीति में कुछ बचा नहीं है, बस वो अपने लाभ के लिए या फिर अपनी जो भाषणबाजी है बस वही करते जा रहे हैं, बाकी और उन्हें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, एक बात और समझने की कोशिश करिए कि जिस तरह से ट्रंप का रवैया है, ट्रंप जो कि अमेरिका, आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ल्ड पावर है, विश्व में एक इंटरनेशनल पुलिसमैन की तरह काम करता है, लेकिन अमेरिका की जो वर्तमान की प्रशासन क्षमता है, जो सरकार है, उसको लगता तो नहीं है उसको देख के कि आजकल ये इंटरनेशनल पुलिसमैन की तरह काम कर रहे हैं। तो ये था पूरा डिस्कशन कि किस तरह से ट्रंप की जो विदेश नीति है वो अजब गजब विदेश नीति है, जिसको समझने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल का सामना विश्व के सभी देशों को करना पड़ रहा है, और इसी वजह से ट्रंप की नीतियों के कारण आज ट्रंप एक मजाक का पात्र बन के रहते जा रहे हैं, और इनको कोई भी देश सीरियसली नहीं ले रहा है। तो ये था मेरा पूरा डिस्कशन ट्रंप को लेकर। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ट्रंप का जो निर्णय है वो सही है, या फिर ट्रंप में जो निर्णय वो ले रहे हैं वो जल्दबाजी में ले रहे हैं, जिसका खामियाजा लॉन्ग टर्म में अमेरिका को उठाना पड़ सकता है? इस पे जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि इस इंफॉर्मेशन को और आगे बढ़ाया जा सके। तो मैं मिलूंगा आपके साथ ऐसी क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।